Hello class 8, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 हिंदी बुक से विच इज हरिद्वार। ठीक है बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था कि इस चैप्टर में क्या है कैसे है, पूरा चैप्टर पढ़ा था और उसको एक्सप्लेन किया था अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बच्चे अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बारी आ जाती है ना। तो बच्चे इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा, बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट सा रिकैप बता दें आपको इस वीडियो में, मतलब इस पूरे चैप्टर को समराइज करके बता दें इस वीडियो में, जिससे आपको ये चैप्टर पूरा सा फ्रेशन अप हो जाएगा, एकदम से माइंड में रिमाइंड हो जाएगा और जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारी हम इजीली कर पाएंगे, है ना। चलिए फिर हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांव और नगरी की यात्राएं की। उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। ठीक है, पत्र स्टार्ट किया जाए। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्रवरेशु, पत्र लिखा जा रहा है। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीनों ओर से सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की पल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथ की भांति फैलकर लहलहा रही है। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं। साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आह, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट वडिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती है। वर्षा के कारण सब ओर ही हरियाली दिखाई पड़ती थी, मानो हर एक गलीचे का यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक ओर त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। जहाँ जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और सफेद है, श्वेत है और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती हैं। अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है। शीतल वायु के उन पवित्र छोटे छोटे कन्नों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ
संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। ठीक है, इन दोनों धारा के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी हुई है और दुकानें भी बनी हैं पर रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहाँ रहते ही नहीं। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ प्रमुख हैं: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं, कुशावर्त भी उसी के पास है, नीलधारा वहीं दूसरी धारा। विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था और यही सती ने शिव जी का अपमान न सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जयकृष्ण खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले में टिका था। यह स्नान भी उस क्षेत्र के निकट योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ यात्री को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बारंबार वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था और यहाँ और भी कुछ अच्छी वस्तुएं बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है जिसमें से दालचीनी, जावित्री आदि की अच्छी सुगंध आती है। मानो हर प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है। यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है। यह भूमि साक्षात वैराग्यमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है और संपादक महाशय में चित्त से अब तक तो वही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को ध्यान दीजिएगा। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन। ठीक है, चैप्टर क्लियर हो गया, चैप्टर एकदम से फ्रेशन अप हो गया माइंड में। चलिए जी, अब स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है पाठ से। पाठ से के अंदर
आइए अब हम इस पत्र को थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। ये मतलब ये पूरा चैप्टर एक पत्र ही तो है। अब इसको और थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते जाएंगे, सारा कुछ समझ आता जाएगा। तो सबसे पहले है पार्ट सी के अंदर मेरी समझ से। ठीक है, इसमें क वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सन्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखिए बच्चे, आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन के फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप आपको ऑप्शंस जो भी ऑप्शन करेक्ट लगे उसके आगे स्टार बनाना है ना। और अच्छा, हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट लगे आपको, एक दो सारे जितने भी, सबके आगे क्या ही बनाना है आपको, स्टार बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, इसका क्या अर्थ है? सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। कौन फल देते हैं, किसकी बात हो रही थी यहाँ? वृक्षों की, है ना। तो वृक्षों की अच्छी बारे में उनकी तारीफ बताई जा रही थी ना। अच्छा, तो देखेंगे यहाँ ये सज्जन किसको कहा है? वृक्षों को। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच होता है इससे। लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। जी नहीं बच्चे, इस लाइन में सज्जन वृक्षों के लिए कहा गया था, तो सज्जन लोगों की तो बात ही नहीं हो रही थी, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं है। सेकंड है, लेखक फलादार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है ना। वृक्षों की उदारता को मानवीय तरीके से मतलब इंसानों के तरीके से इनकी उदारता को व्यक्त कर रहे हैं। ये इतने उदार होते हैं कि अगर इनको पत्थर मारो तो ये फल देंगे हमें। पत्थर मार के फल हाथ में आ जाता है नहीं वैसा। तो लेखक वृक्ष फलादार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ये तो करेक्ट है ही। और ऑप्शन देख लेते हैं ना, हो सकता है कि और ऑप्शन करेक्ट हो जाए। लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन हैं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं था। या फिर लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। जी नहीं, ऐसा भी करेक्ट नहीं था। तो ऑप्शन करेक्ट है, लेखक फलादार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? लेखक फलादार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। करेक्ट। सेकंड है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, मतलब कि वैराग्य और भक्ति का उदय मतलब मन की शांति, है ना, और आध्यात्मिक अनुभव टाइप, है ना। तो ऑप्शन देख ले पहले, शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी। वैराग्य और जब भक्ति का उदय होता है तो शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी रहती है क्या? नहीं, गलत है। आर्थिक संतोष और मानविक विकास। आर्थिक संतोष मतलब पैसे से संतोष है? जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, बिल्कुल करेक्ट, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मानसिक शांति, मन की शांति मिलती है ना। मानसिक शांति मतलब दिमाग की शांति मिलती है और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक प्रेम। नहीं, पारिवारिक प्रेम से इसका कोई मतलब नहीं है। समाज परिवार इससे कोई मतलब नहीं है। वैराग्य का तो मतलब ही होता है वैराग्य हो जाना, सारे मोह माया को छोड़ देना, है ना। तो सारी मोह माया का त्याग करके भक्ति का उदय मतलब मन में भक्ति जाग जाना, सारी मोह माया से अलग अपनी धुन में मगन रहना, भगवान की धुन में मगन रहना, है ना। जिसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। ठीक है, तो वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। क्लियर? चलिए, थर्ड है, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाली से बढ़कर था।
मतलब पत्थर पे खाने का मतलब जो सुख था वो सोने की थाली में खाने से कहीं ज्यादा मिलता था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? इस वाक्य का मतलब क्या है? संतुष्टि में सुख होता है। मतलब जो संतुष्टि है, जितना है हमें उसमें सुख होता है। ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही। सेकंड है, सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं। जरूरी नहीं है जी कि सुखी लोग पत्थर पर ही भोजन करें। नेक्स्ट है, लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी। अब थी तो नहीं, लेकिन इस मतलब उसने तो एक मुहावरा करके ऐसा बोला था ना कि पत्थर पर का भोजन सोने की थाली से बढ़कर सुख देता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ है, पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। ऐसा भी नहीं, उसने बस ये बोला था कि जो वहां पे पत्थर पर जो भोजन कर रहे थे ना हम लोग, वो सोने की थाली से बढ़कर था। मतलब जितना था हम उसमें खुश थे। तो संतुष्टि में सुख होता है ना। तो पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाली से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? कि संतुष्टि में सुख होता है। करेक्ट। चलिए फोर्थ देख लेंगे बच्चे। सो द फोर्थ वी हैव, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? मतलब आपके किस इमोशन को बढ़ावा देता है? गंगा जी के तट पर रसोई करके, मतलब उसके किनारे ही, गंगा किनारे ही पत्थर पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। बिल्कुल गंगा किनारे, वहां पानी आ सकता था, वहां पे अत्यंत पास निकट बैठकर भोजन किया। यह प्रसंग किस बात को बताता है? अंधविश्वास और लालच? इसमें ऐसा तो कुछ था नहीं। मानवता और देश प्रेम? देश प्रेम कहाँ से आ गया? नेक्स्ट है सादगी और आत्मनिर्भरता। हाँ जी, ये तो है सादगी और आत्मनिर्भरता। स्वच्छता और प्रकृति प्रेम? ये भी है। देखो स्वच्छता भी थी और प्रकृति प्रेम भी था, मतलब प्रकृति से प्यार भी था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सादगी और आत्मनिर्भरता और स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? बताइए। सादगी और आत्मनिर्भरता और स्वच्छता और प्रकृति प्रेम को। ठीक है, चलिए फिफ्थ देख लेंगे बच्चे। सो द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? लेखक का जो हरिद्वार का अनुभव था किस प्रकार का था? राजनीतिक? कतई भी नहीं। आध्यात्मिक? हाँ जी, आध्यात्मिक था। नेक्स्ट सामाजिक? जी नहीं, सामाजिक अनुभव नहीं रहा उसका। प्राकृतिक? प्राकृतिक अनुभव भी नहीं रहा उसका। अनुभव तो भैया कैसा था? आध्यात्मिक अनुभव था। वहां जाके उसको मन की शांति, भक्ति और ज्ञान मिला था, है ना। तो आध्यात्मिक अनुभव था। अच्छा, प्राकृतिक अनुभव भी था बच्चे, क्योंकि उसको हरिद्वार की सुंदरता भा गई थी, है ना। तो आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव रहा लेखक का। हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? आध्यात्मिक और प्राकृतिक। करेक्ट। चलिए सिक्स देख लेंगे बच्चे। सिक्स क्वेश्चन मतलब इसका सिक्स पार्ट वी हैव कि पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? फर्स्ट है कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता। हाँ, ये तो नहीं है। मुहावरों का अधिक प्रयोग? ऐसा भी कुछ नहीं किया था। सरलता और चित्रात्मकता? हाँ जी, बहुत सिंपल था और चित्रात्मक था। मतलब एक विजुअलाइजेशन टाइप का एक पत्र लिखा था कि हम उसको पढ़ के विजुअलाइज कर सके, देख सके, मतलब थोड़ा सा आंखों आगे वो चित्र आ सके। तो सरलता और चित्रात्मकता ये था। नेक्स्ट है जटिलता और संक्षिप्तता। जी नहीं, थोड़ा कठिन, जटिल मतलब कठिन, तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ऐसा पत्र लिखा था, बहुत सिंपल और चित्रात्मक था कि आपकी आंखों आगे वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा चित्र आ जाए। तो पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? सरलता और
चित्रात्मकता। करेक्ट। चलिए ख वाला क्वेश्चन देख लें। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अच्छा, हो सकता है कि आपके जो समूह के जो आपके ग्रुप के फ्रेंड हैं उनके ऑप्शन आपसे अलग हो, है ना। तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। आपको अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है कि अगर आपने ये आंसर चुना है तो फिर क्यों चुना है। ठीक है, चलिए समझ आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से। अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान देख लेंगे भैया। जैसे फर्स्ट है, पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आपको एक तरफ पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, फाइन। एंड आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भ से इनका मिलान कीजिए। देखिए बच्चे क्या हो रहा है कि आपको एक तरफ शब्द दे दिए गए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे दिए गए हैं, उनका संदर्भ दे दिया गया है। तो आपको इन दोनों को मैच करना है। जैसे देखो फर्स्ट है हरिद्वार। अब हरिद्वार का क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मान्यताओं में अनुसार दुर्गा का एक रूप। जी नहीं, गंगा का एक रूप था, तो ये नहीं है। यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। हरिद्वार कोई एक पुराण नहीं है, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। हाँ जी, ये ऑप्शन करेक्ट है हरिद्वार का। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। तो ये ऑप्शन भैया करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है बच्चे गंगा। गंगा का देख लेंगे। देखिए फर्स्ट है मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। ये नहीं है। सेकंड है यह 18 पुराणों में से सर्वसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। ये भी नहीं है। थर्ड तो नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ दिखेंगे। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। गंगा कोई पेड़ का नाम नहीं है, छोड़ो। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है। गंगा तो एक नदी है, तो यही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरनंदी आदि। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है गंगा का। यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। ठीक है, चलो थर्ड देखेंगे। सो द थर्ड भी है भागीरथ। भागीरथ के भैया और कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब भागीरथ का क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? मान्यताओं के अनुसार दुर्गा के एक रूप। जी नहीं। यह 18 पुराणों में से सर्वसिद्ध एक पुराण है जिसका अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। फोर्थ एक पेड़ का नाम है भागीरथ। जी नहीं। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ ही बचा है फिर एक। यह अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। भागीरथ, हाँ जी यही करेक्ट है कि यह अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। बिल्कुल सही। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है ना। तो थर्ड वाला भागीरथ, जिसका क्या ऑप्शन करेक्ट है कि ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट जाएगा। चलिए फोर्थ देखेंगे, चंडिका। चंडिका एक माँ दुर्गा का रूप है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चे,
मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। ठीक है। फिफ्थ देखेंगे बच्चे, फिफ्थ है भागवत। भागवत क्या है? सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। यह है 18 पुराणों में से सर्वसिद्ध एक पुराण है। यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। ठीक है। चलो सिक्स्थ है दालचीनी। दालचीनी का बच्चे एक ही ऑप्शन बचा है, फोर्थ। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। तो सिक्स्थ वाला दालचीनी का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट रहेगा। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। ठीक है। तो चलो एक बार इनको वंस रीड कर लें। फर्स्ट वी हैव हरिद्वार। तो हरिद्वार का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बच्चे। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। सेकंड है गंगा। गंगा का देखेंगे बच्चे ऑप्शन। फिफ्थ देखिए, यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। थर्ड है भागीरथ। हो जाएगा सिक्स्थ वाला। यह अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। फोर्थ है चंडिका, जिसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। नेक्स्ट है भागवत। फिफ्थ वाला है भागवत, जिसका सेकंड ऑप्शन देखिए। यह 18 पुराणों में से सर्वसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है दालचीनी। दालचीनी का यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिलकर करें चयन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 2 जैसी करनी है, मैचेस। देखेंगे बच्चे इसका क वाला, पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्राम का। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए बच्चे, आपको एक पंक्ति के दो निष्कर्ष दिए हैं, एक सही और एक गलत, है ना। तो जो निष्कर्ष करेक्ट हो, आपको क्या करना है, उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क्लियर है? देखो, जैसे फर्स्ट है हमारे पास, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही थी। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली, वल्ली लताएं, है ना, हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति लहलहा रही थी। तो इसके दो ऑप्शन है, कौन सा सही हो सकता है। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है, या फिर सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के समान फैल जाती हैं। देखो सेकंड तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ लताओं की बात हो रही है, सज्जनों की बात थोड़ी ना हो रही। सज्जनों की भांति बोला है, लताओं को सज्जनों की तरह बोला है। यहाँ सज्जनों की बात नहीं हो रही है, मतलब सज्जन लोगों की बात नहीं हो रही है। तो
लताओं पर फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों की शुभ मनोरथ की भांति फैलकर लहलहा रही थी। मतलब लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। करेक्ट। चलो, सेकंड है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा को अपने ऊपर सहते हैं। तो किसकी बात हो रही है? पेड़ों की, वृक्षों की बात हो रही है। वो ऐसे लग रहे जैसे वो मतलब हर मौसम में तपस्या करते हैं, हर मौसम को सह रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विवश हैं। विवश बोले तो मजबूर हैं, ये वृक्ष मजबूर तो नहीं है। सेकंड है, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। एग्जैक्टली सेकंड वाला ऑप्शन है, तपस्या का फल आता है ना। दैट मीन्स तो ये तपस्या करते हैं, जब भैया हर मौसम में खड़े रहते हैं तभी तो इन पर फल आते हैं, है ना, तभी तो ये किसी को छाया देने के काम आते हैं। तो बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इसका ऑप्शन है, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए, अरे तेरी सॉरी, ये नहीं है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं है। चलिए थर्ड देखेंगे, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट वधिकों से निडर निडर होकर कल्लोल करते हैं। ऑप्शन है, यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बट एक बार सेकंड चेक कर लें। यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए हैं इसलिए वे कल्लोल करते हैं। कल्लोल मतलब चहचहाना, और वो खुशी में ही तो चहचहाएंगे, डर कर क्यों चहचहाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ के पक्षी प्रकृति से मैं सुरक्षित अनुभव करते हैं इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट वधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो, इसका मतलब यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं इसलिए भी निडर होकर कल्लोल करते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ देखेंगे। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिस्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। ऑप्शन है, गंगाजल की ठंडक और मिठास का अनुभव मनोहारी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज सेकंड चेक करेंगे। गंगाजल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बनाई जा सकती है। मतलब गंगाजल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बन सकती है। ये कौन सा वैलिड ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि गंगाजल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। ठीक है, चलो फिफ्थ देखेंगे बच्चे। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। ऑप्शन है, लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और पकाने में सहायक था। कतई भी नहीं, इवन शीतल था, तो ये ऑप्शन गलत है। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। बिल्कुल करेक्ट। तो एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। तो करेक्ट ऑप्शन है, लेखक ने गंगा के समीप बैठकर पूजन किया जिससे उसकी प्रकृति से निकटता झलकती है। क्लियर। सिक्स्थ वन देखेंगे। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। ऐसा नहीं है, पढ़ा जाए स्थान दान का मतलब प्रकाशित किया जाए, है ना। संजोने का क्या ही मतलब है। तो लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। बिल्कुल करेक्ट। तो निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। इसका ऑप्शन है,
लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। करेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा देखेंगे। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। आपको यहाँ पार्ट में से एग्जैक्ट कुछ लाइंस दे दी हैं चैप्टर में से, आपको उन लाइंस को पढ़ना है और इन लाइंस का आपको क्या ही मतलब समझ में आता है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे क वाला है, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह किसी पुण्य भूमि है। यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। भैया, आपको इसका क्या मतलब समझ में आया? क्या मतलब समझ में आता है? यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री आदि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। भैया भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि यहाँ की कुशा, कुशा मतलब एक प्रकार की घास जो पूजा में उपयोगी होती है, वो दूबा घास टाइप है ना। तो यहाँ की वो घास भी बहुत अनोखी है, जिसकी खुशबू दालचीनी और जावित्री जैसे मसालों की तरह शानदार है। वे कहते हैं कि यह दिखाता है कि हरिद्वार इतनी पवित्र जगह है कि यहाँ की साधारण घास भी सुगंधित और खास है। ठीक है, विचार क्या है? यह पंक्ति हरिद्वार की पवित्रता और खासियत को दर्शाती है। लेखक बताते हैं कि इस तीर्थ स्थल की हर चीज, यहाँ तक कि घास भी सामान्य नहीं है। यहाँ की प्रकृति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जो हर चीज को सुंदर और पवित्र बनाती है। मुझे लगता है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि हरिद्वार की पवित्रता इतनी गहरी है कि यहाँ की छोटी छोटी चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि पवित्र स्थानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहां की हर चीज में कुछ खास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, और अपने समूह में साझा कीजिए। तो समूह में साझा करने के लिए यहाँ क्या है जी? मैं अपने दोस्तों से कहूंगी या कहूंगा, यह पंक्ति दिखाती है कि हरिद्वार की प्रकृति और आध्यात्मिकता कितनी खास है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ की साधारण चीजें भी खास लगी हो, जैसे कि कोई मंदिर या नदी, है ना। समझ में आ गया? एक बार इसको वन स्वीट कर ले करेंगे। भारतेंदु कहते हैं कि हरिद्वार की कुशा इस कुशा बहुत अनोखी है। इसकी खुशबू दालचीनी और जावित्री जैसे मसालों की तरह शानदार है। वह कहते हैं कि यह दिखाता है कि हरिद्वार इतनी पवित्र जगह है कि यहाँ की साधारण घास भी सुगंधित और खास है। विचार में क्या आएगा? यह पंक्ति हरिद्वार की पवित्रता और खासियत को दर्शाती है। लेखक बताते हैं इस तीर्थ स्थल की हर चीज, यहाँ तक कि घास भी सामान्य नहीं है। यहाँ की प्रकृति में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जो हर चीज को सुंदर और पवित्र बनाती है। मुझे लगता है कि लेखक यह कहना चाहते हैं कि हरिद्वार की पवित्रता इतनी गहरी है कि यहाँ की छोटी छोटी चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि पवित्र स्थानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हर चीज में कुछ खास होता है। समूह में साझा करने के लिए मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि यह पंक्ति दिखाती है कि हरिद्वार की प्रकृति और आध्यात्मिकता कितनी खास है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या हमने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ की साधारण चीजें भी खास लगी हो, जैसे कोई मंदिर या नदी। क्लियर? समझ आया ये क्वेश्चन? चलिए, आया तो सेकंड वन देखेंगे इसका। सेकंड है बच्चे, आहा, इनके जन्म भी धन्य है जिनसे
अर्थी विमुख जाते ही फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयला और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बच्चे इसका? तो इसके अर्थ में हम यहाँ लिख सकते हैं कि भारतेंदु हरिद्वार के वृक्षों की तारीफ करते हैं। भारतेंदु जी क्या कहते हैं कि भारतेंदु हरिद्वार के वृक्षों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इनका जन्म धन्य है क्योंकि ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं। कौन? वृक्ष। ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं। ये वृक्ष फल, फूल, खुशबू, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी उनकी राख और कोयला लोगों के लिए उपयोगी होता है। कोई भी इनसे खाली हाथ नहीं लौटता। करेक्ट, ये अर्थ हो सकता है। विचार क्या हो सकता है? यह पंक्ति वृक्षों की उदारता और हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है, लेकिन वृक्षों को ऐसे लोगों की तरह देखते हैं जो बिना स्वार्थ के सब कुछ दे देते हैं। मुझे लगता है कि यह हमें प्रकृति का सम्मान करना और उसकी कीमत समझना सिखाता है। यह पंक्ति यह भी बताती है कि हरिद्वार की प्रकृति पवित्र और उपयोगी है, जो लोगों की हर जरूरत पूरी करती है। यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमें भी दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, जैसे कि ये वृक्ष करते हैं। क्लियर? समूह में साझा करने के लिए हो सकता है। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि यह पंक्ति वृक्षों की उदारता को दिखाती है और हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि प्रकृति हमारी कैसे मदद करती है और हम उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं। क्लियर? चलो वंस एक बार रीड कर लें। भारतेंदु हरिद्वार के वृक्षों को तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इनका जन्म धन्य है क्योंकि ये हमेशा लोगों की मदद करते हैं। ये वृक्ष फल, फूल, खुशबू, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी उनकी राख और कोयला लोगों के लिए उपयोगी होती है। कोई भी इनसे खाली हाथ नहीं लौटता। विचार क्या है? मतलब क्या है कि यह पंक्ति वृक्षों की उदारता और हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है। लेखक वृक्षों को ऐसे लोगों की तरह देखते हैं जो बिना स्वार्थ के सब कुछ दे देते हैं। मुझे लगता है कि यह हमें प्रकृति का सम्मान करना और उसकी कीमत समझना सिखाते हैं। यह पंक्ति यह भी बताती है कि हरिद्वार की प्रकृति पवित्र और उपयोगी है, जो लोगों की हर जरूरत पूरी करती है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमें भी दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करनी चाहिए, जैसे कि ये वृक्ष करते हैं। और समूह में साझा करने के लिए मैं अपने दोस्तों से कहूंगा या कहूंगी कि यह पंक्ति वृक्षों की उदारता को दिखाती है और हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि प्रकृति हमारी कैसे मदद करती है और हम उसका कैसे ख्याल रखते हैं। क्लियर है? समझ आया? चलिए आया तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। ठीक है? और संपादक महाशय, मतलब पहला क वाला क्वेश्चन है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। मतलब कि जो लेखक है वो संपादक जी को बोल रहे हैं कि मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है और कब कब? बताइए। ऐसा कुछ हुआ है? किसी किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहना। ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है? चलिए ख वाला है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। है ना? लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है। और अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं। अपने विचार
उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चे हम इस आंसर में लिख सकते हैं। इस कथन का अर्थ है कि वहां के पंडे लालच नहीं करते, वे कम में भी खुश हो जाते हैं। एक को लाख करके मानना कि थोड़ा दो तो उसको बहुत करके सर माथे लेते हैं। आज के समय में ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। आज कई लोग अधिक पैसा कमाने की होड़ में रहते हैं, फिर भी कुछ लोग आज भी संतोषी होते हैं, जैसे गांव के कुछ दुकानदार या मंदिरों के पुजारी जो कम में भी खुश रहते हैं और सेवा भाव रखते हैं। उदाहरण जैसे कि एग्जाम्पल है, मेरे गांव के पास एक मंदिर के पुजारी हैं जो केवल भक्ति से पूजा कराते हैं और दान में जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग आज भी समाज में हैं पर बहुत कम। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे? इस कथन का अर्थ है कि वहां के पंडे लालच नहीं करते, वे कम में भी खुश रहते हैं। आज के समय में ऐसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। आज कई लोग अधिक पैसा कमाने की होड़ में रहते हैं, फिर भी कुछ लोग आज भी संतोषी होते हैं, जैसे गांव को कुछ दुकानदार या मंदिरों के पुजारी जो कम में भी खुश रहते हैं और सेवा भाव रखते हैं। उदाहरण, मेरे गांव के पास एक मंदिर के पुजारी हैं जो केवल भक्ति से पूजा कराते हैं और दान में जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग आज भी समाज में हैं पर बहुत कम है। क्लियर? चलो ग वाला क्वेश्चन देख ले। ग वाला क्वेश्चन है बच्चे, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र के निकट योग्य ही है। अपने विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? बताइए। लेखक ने उस घर के ऊपर वाले बंगले पर टिका था, उसको उस क्षेत्र के पास ही बोलता था और उस स्थान को टिकने योग्य बोला था, रहने योग्य बोला था। क्यों बोला था? ऐसी क्या विशेषताएं थी भैया? देखो, संकेत केवल आराम, सुविधा या कोई और कारण भी तो आंसर में लिख सकते हैं। लेखक ने इस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहां चारों ओर से शीतल हवा आती थी, स्थान एकदम शांत था, आरामदायक था और वहां से हरिद्वार की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता था। लेखक ने इस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा था क्योंकि वहां चारों ओर से शीतल हवा आती थी, स्थान एकदम शांत था, आरामदायक था और वहां से हरिद्वार की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता था क्योंकि वो उसी के पास था, है ना। अनुमानित विशेषताएं मतलब एक आइडिया लगाया जा रहा है। ऐसी विशेषताएं, वहां प्राकृतिक वातावरण था, गर्मी या भीड़ नहीं थी, शांत, सुरक्षित और स्वच्छ स्थान था और मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण था, इसलिए लेखक को वहां ठहरना अच्छा लगा। क्या लिख सकते हैं जी? लेखक ने इस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहां चारों ओर से शीतल हवा आती थी, स्थान शांत था, आरामदायक था और वहां से हरिद्वार की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता था। कुछ अनुमानित विशेषताएं, वहां प्राकृतिक वातावरण था, गर्मी या भीड़ नहीं थी, शांत, सुरक्षित और स्वच्छ स्थान था, मन को प्रसन्न करने वाला वातावरण था, इसलिए लेखक को वहां ठहरना अच्छा लगा। क्लियर? चलो घ वाला देख लें। घ वाला है, फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से वृक्षों के महत्व के बारे में कौन-कौन सी बातें सूझ रही हैं? वृक्षों के महत्व के बारे में कौन-कौन सी बातें सूझ रही हैं बच्चे, बताओ। इस वाक्य से वृक्षों की उपयोगिता और उदारता का पता चलता है। इस वाक्य से क्या पता चलता है? वृक्षों की उपयोगिता और उदारता का पता चलता है। पेड़ जीवन भर और मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं मैम। तो पेड़ जीवन भर और मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। वे बिना कुछ मांगे फल, फूल, छाया देते हैं।
यहाँ तक कि जब पेड़ जल जाते हैं तब भी उनकी राख और कोयले से लोग लाभ उठाते हैं। तो मेरी समझ से यह हमें सिखाता है कि हमें भी वृक्षों की तरह निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और प्रकृति का आदर करना चाहिए। वृक्ष सज्जन और समाज के सेवक होते हैं, है ना? तो इस वाक्य से वृक्षों की उपयोगिता और उदारता का पता चलता है। पेड़ जीवन भर और मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। वे बिना कुछ मांगे फल, फूल और छाया देते हैं। यहाँ तक कि जब पेड़ जल जाते हैं तब भी उनकी राख और कोयले से लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो मेरी समझ से यह हमें सिखाता है कि हमें भी वृक्षों की तरह निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, प्रकृति का आदर करना चाहिए। वृक्ष सच्चे सज्जन और समाज के सेवक होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए आ गया तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अनुमान और कल्पना से। इसके अंदर क्या है भैया देख लेंगे। क वाला क्वेश्चन है, यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या करना चाहेंगे? भैया बताइए। अब ये कल्पना करना है और आप वहां क्या करना चाहेंगे तो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको, है ना? कि आपके आसपास ना तीनों ओर, एक तरफ तो नदी है और वो जो तीन ओर है उन तीनों ओर हरे हरे पर्वतों से वो जो भूमि है घिरी हुई है और आप हरिद्वार में हैं। बताइए आप वहां क्या क्या करेंगे? कौन क्वेश्चन है, खुद करेंगे। ख वाला है, जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए जल की छींटे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं, पानी की छींटे आपके मुंह पर आ रही हैं। अपने अनुभवों को कल्पना से लिखिए। कर लेंगे? ठीक है। ग वाला है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। कौन? वृक्ष। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? बताइए जी। यदि पेड़ पौधे मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे क्या होगा? क्या होगा जी? खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपनी इमेजिनरी वाले क्वेश्चन है। चलो घ वाला है, यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई है। एक का नाम नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों किया होगा? क्योंकि भैया गंगा का महत्व भी ऐसा है ना? तो इसमें आंसर में लिख सकते हैं सम्मान और पवित्रता। मतलब गंगा को हिंदू धर्मों में माँ और देवी माना जाता है। श्री और जी लगाना गंगा के प्रति सम्मान और उनकी पवित्रता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि लेखक गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति मानते हैं। आध्यात्मिक भावना, हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है। गंगा वहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। श्री और जी का उपयोग लेखक की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करता है। सांस्कृतिक परंपरा, भारत में पवित्र नदियां जैसे गंगा यमुना को सम्मान देने के लिए जी या माँ जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। करेक्ट। तो भैया आंसर में क्या लिख सकते हैं? सम्मान और पवित्रता। गंगा को हिंदू धर्मों में माँ और देवी माना जाता है। श्री और जी लगाना गंगा के प्रति सम्मान और उनकी पवित्रता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि लेखक गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पवित्र शक्ति मानते हैं। आध्यात्मिक भावना, हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है और गंगा वहां के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। श्री और जी का उपयोग लेखक की भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करता है। सांस्कृतिक परंपरा, भारत में पवित्र नदियां जैसे गंगा यमुना को सम्मान देने के लिए जी या माँ शब्द जैसे जोड़े जाते हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए ड वाले पे मूव करेंगे। कल्पना कीजिए
कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं, है ना? मतलब जो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता उसके साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। यात्रा कैसे अच्छी बनेगी? जो इंसान सुन नहीं सकता, है ना? तो वो हर एक नज़ारा देख सकता है, उसको ऐसा फ़ील करा सके हर एक नज़ारे को। दृष्टिबाधित को भैया हर एक नज़ारे को ऐसे उसको विज़ुअलाइज़ करा सकें बिना देखे भी। कैसे कराएँगे? अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखें संवाद। इसमें क्या है भैया? क वाला है, मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा का एक काल्पनिक संवाद लिखिए। अपने मन से एक संवाद लिखना है कल्लू जी और लेखक के बीच में। कैसे? कोई भी बातचीत लिखनी है ना? लेखक क्या कह रहे हैं, कल्लू जी क्या कह रहे हैं, फिर लेखक क्या कह रहे हैं, वो एक बातचीत लिखनी है। इस बातचीत को आप खुद कर लेंगे, ठीक है? ख वाला देखेंगे, यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद लिख के तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हों, है ना? लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, है और है का उपयोग, है और है का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है, यहाँ केवल है, विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। एक ये लाइन है। सेकंड है, यूं तो वैरागियों के मठ मंदिर कई बना दिए हैं। तो ये तो फाइनल वाला है, यह तो वैरागियों ने कई मठ मंदिर बना लिए हैं। और एक बीच में रुकने वाला है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है, इसके आगे कंटिन्यू वाला, है ना? आप जानते ही हैं एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, है और है का प्रयोग, है ना? तो बहुवचन के लिए है और बहुवचन संज्ञा के स्थान पर है का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ है क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये माँ है हमारी, इनको हम सम्मान देते हैं और जिसको हम सम्मान देते हैं उसको, जैसे पापा है नहीं बोलेंगे ना, पापा हैं, यह मेरे पापा है नहीं ना, हम जिसको सम्मान देते हैं उसके लिए हम है लगाते हैं, है ना? इसका कारण यह भी है कि हम कभी-कभी आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकवचन संज्ञा स्थानों को बहुवचन के रूप में लिखते हैं। इसे आदार्थ बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सो रहे हैं। कहने को पिताजी तो एक ही है ना, लेकिन उसमें क्या लगाया गया है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम उसके लिए है लगाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, लेकिन वो भाषण दे रहे हैं, उनके सम्मान में हमने यहाँ बच्चे क्या लगाया है। क्लियर? समझ आया? चलो, समझ आया तो देखेंगे बच्चे अब क्वेश्चन आगे क्या है। अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे है आएगा या है। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, जो बड़े हैं जिनका आदर करना वो है, वे अभी सभा में उपस्थित हैं, है आएगा। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार जा रही है, मेरी बहन शायद छोटी है, वहां से किताब ले आएगी ना, तो मेरी बहन बाजार जा रही है। बाहर फेरी वाला खड़ा है, हमारा कौन लगता है ना? बाहर फेरी वाला खड़ा है, तो खड़ा है, ठीक है। बाहर फेरी वाला खड़ा है, उसे बुला लाओ, उसे बुला लाओ। सेकंड है, डाकिया जी। अब डाकिया के नाम के लिए हमने जी लगा दिया तो भैया है करना पड़ेगा। डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लाओ। नेक्स्ट है, आप तो बहुत दिन बाद आए
हैं। आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है ना। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान, अब डॉक्टर है थोड़ी ना, डॉक्टर साहब बोल दिए यही रेस्पेक्ट लगा दी तो है। डैश से परामर्श लेना चाहिए, हम उनसे परामर्श लेना चाहिए। 8th है, आपके माता पिता कहाँ हैं? क्या मैं डैश से मिल सकता हूँ? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? है ना। 9th है, यह हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। ये हमारे ने, यह हमारा बोलते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देना होता तो ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। हम डैश से बहुत कुछ सीखते समझते हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं, है ना। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। ठीक है, बंदर कौन सा हमारा फूफा मामा लग रहा है जो उसको है करेंगे, है ना। सिंगुलर है, एक वचन है तो है लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फिर आ गया तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव भावों की पहचान। यहाँ पे एक पर्पल बॉक्स दिया है, फाइन। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। सोचिए कि हमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुनकर लिखिए। तो उस समय के पत्थर पर का भोजन सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़कर था। क्या अनुभव हो रहा है? किस चीज का अनुभव हो रहा है हमें यहाँ पे? संतोष का। किस चीज का अनुभव हो रहा है? संतोष का। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। यहाँ काय का वो हो रहा है, हमें कैसा अनुभव हो रहा है? भक्ति और वैराग्य का। ठीक है, थर्ड है, पेड़ भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। तो क्योंकि पेड़ संतोषी हैं तो भैया संतोष का अनुभव हो रहा है। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। तो पवित्रता, एकदम स्वच्छता, शांति और हास्य का अनुभव हो रहा है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट फिफ्थ है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। कौन? वृक्ष। तो वृक्ष दया करते हैं और परोपकारी होते हैं, है ना, दूसरों पे उपकार करते हैं। तो यहाँ किस चीज का अनुभव हो रहा है जी? परोपकार और दया का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सीख लें अपना काल की पहचान। काल की पहचान देखेंगे भैया, इसके अंदर है, यहाँ हर की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यही स्नान भी होता है ना, हर की पैड़ी पर। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचानना, यह वाक्य वर्तमान कला को प्रदर्शित कर रहा है ना। सही पहचाना, इस वाक्य में पता लगाइए कि कौन सा वाक्य प्रतीत हो रहा है। सही पहचाने, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है ना। क वाला है, नीचे दिए गए पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए हमें क्रिया कौन कौन से काल को प्रदर्शित करती है। इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है? भूतकाल मतलब पास्ट, भविष्य काल फ्यूचर, या वर्तमान काल प्रेजेंट। लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। गा, करिएगा, ये काम हो जाएगा। तो होगा, अभी हुआ नहीं है, स्थान दान मिला नहीं है, तो भविष्य काल। भैया तो कौन सा काल है ये? भविष्य काल। सेकंड है, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। घिरी है मतलब वर्तमान काल, है ना। थर्ड है, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते है मतलब वर्तमान काल। ठीक है। फोर्थ है, चित्त में बारंबार मतलब बार बार वैराग्य और भक्ति का उदय होता था।
तो भूतकाल पास्ट। फिफ्थ है मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था तो भूतकाल। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे। अब इन वाक्यों को ख वाला क्वेश्चन है। अब इन वाक्यों को काल के अन्य कालों में बदल कर लिखिए और एक नए वाक्य बनाइए इन्हीं इन्हीं को। जैसे कि भैया निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। इसको अगर हम वर्तमान में बनाते हैं, इसको भविष्य का है तो इसको वर्तमान और भूत दोनों में बनाएंगे। वर्तमान में बनाएंगे तो निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान देते हैं, वर्तमान हो गया। सेकंड है अगर इसको हमने भूतकाल में बनाया, निश्चय था कि आप इस पत्र को स्थान दान देते थे, है ना। सेकंड है जैसे कि यह भूमि तीनों ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, वर्तमान है तो इसको भूत और भविष्य में बनाएंगे। देखो भूतकाल में यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी थी और भविष्य में बनाएंगे तो यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी। क्लियर। थर्ड है वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वर्तमान है इसको भूत और भविष्य में बदलेंगे तो वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे और भविष्य में वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। क्लियर। फिफ्थ फोर्थ है चित्त में बारंबार वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, भूत है ये। भूत को भैया बदल दो वर्तमान और भविष्य में। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, वर्तमान में हो गया। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होगा तो ये भविष्य में बदल गया। फिफ्थ है मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, ये भूतकाल है, बदल दो जी वर्तमान और भविष्य में। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले में टिकता हूँ या टिका हूँ। और भविष्य में मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले में टिकूंगा। ठीक है, तो बच्चे ये बन गया हमारा वर्तमान और भविष्य में। ठीक है, ख वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पत्र की रचना और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि यह पत्र किसने लिखा है। हाँ जी, नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों में इनका मिलान करो। मिलान करेंगे जैसे कि बच्चे देखो व्यक्ति परकता पत्र इस लेखन में लेखक के विचार और अनुभव और भावनाएं प्रमुख होती हैं। तो इस बात में पता चलता है कि पत्र लेखन में लेखक के विचार अनुभव और भावनाएं प्रमुख होती हैं। क्या ऑप्शन हो सकता है जी इसका? देखो फर्स्ट वाला ही ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, फर्स्ट ही हो सकता है ना। सेकंड है संवादात्मकता, पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है तो इसका यही सामने वाला ऑप्शन करेक्ट है। श्रीमान कविचंद सुधा संपादक महामहिम मित्रवरेशु, है ना। थर्ड है स्वाभाविक शैली, भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है तो आपका मित्र यात्री, है ना। सामने सामने वाले हैं, क्या ही मैच करें। चलो फोर्थ है व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन तो
जहाँ लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करते हैं। तो मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। ये भी सामने का ही मैजिक है। फिफ्थ है अभिवादन या संबोधन पत्र का आरंभ जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदर पूर्वक संबोधित किया जाता है। तो हरिद्वार की प्राकृतिक सौंदर्यता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे यह भूमि तीन और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। सामने का ही भैया मैच होएगा। सिक्स है हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। मुख्य विषय वस्तु और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। ठीक है, आप एक विशेषताओं को एक से अधिक वाक्यों से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट वी है पत्र। देखेंगे इस पत्र में क्या है। देखो, पत्र में है आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइएगा। एक जी पत्र लिखना है अपने परिचित को, कोई अपनी यात्रा के विषय में। जैसे देखो, चलो हम एक आपको लिख के बताते हैं। प्रिय मित्र, नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले हफ्ते मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार घूमने गया था। यहाँ गंगा नदी के किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था। सुबह सुबह घाट पर आरती देखने का अलग ही आनंद था। चारों ओर भक्तजन भजन गा रहे थे और दीपक जलाकर गंगा जी में प्रवाहित कर रहे थे। हमने हर की पैड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर भी देखे। पहाड़ों से घिरी यह जगह बहुत शांत और पवित्र लगी। यहाँ का वातावरण इतना साफ और सुगंधित था कि मन को शांति मिल गई। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जब मौका मिले तो तुम भी वहां जरूर जाना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम दे देना है फिर, है ना। वन स्वीट करें। देखो, प्रिय मित्र, नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले हफ्ते में अपने परिवार के साथ हरिद्वार घूमने गया था। यहाँ गंगा नदी के किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था। सुबह सुबह घाट पर आरती देखने का अलग ही आनंद था। चारों ओर भक्तजन भजन गा रहे थे और दीपक जलाकर गंगा जी में प्रवाहित कर रहे थे। हमने हर की पैड़ी, मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर भी देखे। पहाड़ों से घिरी यह जगह बहुत शांत और पवित्र लगी। यहाँ का वातावरण इतना साफ और सुगंधित था कि मन को शांति मिल गई। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। जब मौका मिले तो तुम भी वहां जरूर जाना। तुम्हारा मित्र। और फिर उसके बाद बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ, अपना नाम। क्लियर, चलिए समझ आ गया। आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शब्द से जुड़े शब्द। इसमें देखेंगे क्या है, नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखिए। तो हरिद्वार से जुड़े कोई भी शब्द लिख सकते हैं अपने मन से या फिर पाठ से। जैसे हर की पैड़ी, गंगा स्नान, गंगा घाट, वैरागी, आरती, फलादार वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य हो सकते हैं। हर की पैड़ी, गंगा स्नान, गंगा घाट, वैरागी, आरती, फलादार वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
लेखन के अनोखे तरीके। लेखन के अनोखे तरीके में क्या है भैया? क वाला है हरिद्वार। पाठ में लेखन ने हरिद्वार के अपने अनुभव को बहुत ही साहित्य और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है ना? जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं, पाठ से ढूंढिए इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखन ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखेंगे, वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। क्या आ सकता है भैया इसमें? देखो, पाठ में लेखन द्वारा इसका विशेष रूप क्या है? बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, है ना? और साधुओं की भांति धूप, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इस विशेषता का कारण क्या है? वृक्षों को तपस्वी साधु के रूप में कल्पित किया गया है, जिससे प्रकृति की सहनशीलता और मौन सेवा का बोध होता है। क्लियर? सेकंड है, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तो जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मीठा भी ऐसा ही है, मानो चीनी के जल को बर्फ में जमाया हो। ठीक है। अच्छा, प्रकृति विशेषता का कारण क्या है? लेखक ने गंगा जल को ठंडा और मधुर बताकर उसकी पवित्रता और दिव्यता का चित्र खींचा है। ठीक है। थर्ड है, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो पाठ में लेखन द्वारा लिखा गया इसका विशेष रूप क्या है? वर्षा के कारण खेत और हरियाली की दृष्टि पड़ती थी, मानो हर गलीचे को जानियों के यात्रियों के विशाल केतु हेतु बिछा दिया हो। विशेषता का कारण क्या है? हरियाली को सुंदर कालीन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे दृश्य अत्यंत मोहक और भक्तिपूर्ण लगता है। ठीक है। फोर्थ है, नदी की धारा की तुलना राजा भीमशेर के यश से की गई है। तो गंगा की एक धारा नील धारा का नाम और दूसरी भी गंगा जी के नाम से बहती है, मानो भीमशेर की यश की धारा दो रूपों में बह रही हो। तो लेखक ने गंगा की धाराओं को भीमशेर की यश धारा कहा है, जिससे गंगा तट की ऐतिहासिक श्रद्धा का भाव उभरता है। क्लियर? समझ आ गया? चलो, समझ आ गया तो क्वेश्चन देखा जाए ख वाला। तो बच्चे ख वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु से प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। जैसे फर्स्ट है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बतिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। भैया अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इन वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं और नगर के हिंसक पक्षी मारों से निडर होकर आनंद से गाते हैं। वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं और नगर के हिंसक पक्षी मारों से निडर होकर आनंद से गाते हैं। सेकंड है, वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हर गलीचे की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली ही दिख रही थी, जैसे तीर्थ यात्रियों के विश्राम के लिए हर एक गलीचे बिछा दिए गए हों। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली ही दिख रही थी, जैसे
तीर्थ यात्रियों के विश्राम के लिए हरे गलीचे बिछा दिए गए हों। थर्ड है, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। तो इसका अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यह इतना पवित्र तीर्थ है कि वहां जाकर इच्छाओं क्रोध से भरे हुए लोग भी शांत हो जाते हैं। और है, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। लिखेंगे आंसर, वहां पहुंचते ही मेरा मन इतना शांत और प्रसन्न हो गया कि उसे शब्दों में बताना कठिन है। वहां पहुंचते ही मेरा मन इतना शांत और प्रसन्न हो गया कि उसे शब्दों में बताना कठिन है। फिफ्थ है, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में भी श्री भागवत का पारायण भी किया सॉरी। तो वहां रात को ग्रहण पड़ा और हमने बहुत आनंद के साथ स्नान किया। दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया। वहां रात को ग्रहण पड़ा और हमने आनंद के साथ स्नान किया। दिन में श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया। सिक्स्थ है, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो उस समय पत्थर पर बैठकर खाया हुआ भोजन सोने की थाल में परोसे हुए भोजन से कहीं ज्यादा सुखद था। उस समय पत्थर पर बैठकर खाया हुआ भोजन सोने की थाल में परोसे गए भोजन से कहीं ज्यादा सुखद था। ठीक है। सेवंथ है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को जरूर पढ़कर उचित स्थान देंगे। निश्चय मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को जरूर पढ़कर उचित स्थान देंगे। ठीक है भैया, ये थे हमारे इनकी लैंग्वेज को अपनी मैं इजी लैंग्वेज में नोट डाउन किया था। ग वाला है, इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं क्लास में चर्चा कीजिए। भैया चैप्टर में से देख सकते हैं। चलो जैसे हम बता देते हैं, पाठ में यूज हुआ है शिखरा, जिसको शिखर बोलते हैं। यात्रियों, यात्री बोलते हैं। बिछात, बिछावन या बिछी हुई चीज। कल्लोल करते हुए, चहचहाते हैं या गाते हैं। हेतु, हेतु। रसोई करके, खाना बनाकर। परमानंदी, अत्यंत आनंदित। वध को, शिकारी या मारने वालों। बिछात बिछी थी मतलब बिछी हुई चादर। खानी, क्रोध की खानी मतलब खान या स्रोत। ठीक है, इसके अंदर क्रोध का भंडार हो टाइप ऐसे। तो भैया ये सूची हमने आपके लिए बनाई थी। आपको चाहिए आप अपना ओन यहाँ सूची भी बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखेंगे अपना पार्ट से आगे। पार्ट से आगे में क्या है भैया? आज की बात फर्स्ट है, मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुले वातावरण में या नेचर के आसपास खुले नेचर में भोजन किया हो? आपका अनुभव घर के खाने से वह कैसे थोड़ा डिफरेंट था? अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। चलो सेकंड है, उस समय के पत्थर पर का भोजन सोने की थाली के भोजन से कहीं बढ़के था। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण मतलब कोई ऐसा पल आया जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। या कोई छोटी सी नॉर्मल चीज है और उससे आपको बड़ी खुशी मिल रही है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ तो भैया अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, इसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थर्ड वी हैव, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाते ही मन शांत हो गया हो?
उस स्थान की कौन-कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? खुद करेंगे। ऐसा कोई जगह जहाँ जाके आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता हो, उस जगह की आपको कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी? खुद से करेंगे इसको पूर्णतः। है। पाठ में वर्णित है, पाठ में बताया है, यहाँ के वृक्ष फल, फूल, गंध, जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? आपके जीवन में कोई ऐसा फूल है, पेड़ है, कोई ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप बड़ा विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं और ऐसी है तो फिर बताइए क्यों है? खुद करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे, वो है प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण भैया इसके अंदर देखेंगे क्या है? देखो यह भूमि तीन ओर सुंदर पर्वतों से घिरी है। आपने पत्र में पढ़ा था कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो विषय पर जन जागरूकता का पोस्टर बनाइए। पोस्टर तो भैया आप खुद बना लीजिएगा, पर चलो देखो समूह में चर्चा कर सकते हैं आप कि देखो प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण, जैसे हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य हमें शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। यह सौंदर्य पर्वतों, नदियों, पेड़ों और पक्षियों की वजह से है, जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। तीर्थों पर बढ़ते कूड़े कचरे, प्लास्टिक, ध्वनि और जल प्रदूषण से यह पवित्रता खतरे में है। नेक्स्ट, यदि हम अपने तीर्थों की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में ये स्थान केवल इतिहास बन जाएंगे। नेक्स्ट, तीर्थ ही नहीं पूरी पृथ्वी एक जीवित तीर्थ है, इसे भी पावन बनाकर रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो कैसे भैया, मतलब कैसे बता सकते हैं, क्लास में समूह चर्चा कैसे कर सकते हैं? प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण, जैसे हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य हमें शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। इसे सौंदर्य पर्वतों, नदियों, पेड़ों और पक्षियों की वजह से जिन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। तीर्थों पर बढ़ते कूड़े कचरे, प्लास्टिक, ध्वनि और जल प्रदूषण से यह पवित्रता खतरे में है। यदि हम अपने तीर्थों की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो भविष्य में केवल इतिहास बन जाएंगे ये स्थान। केवल लास्ट, तीर्थ ही नहीं पूरी पृथ्वी एक जीवित तीर्थ है, इसे भी पावन बना के रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्लियर है भैया? अपना पोस्टर कैसे बनाएंगे? पोस्टर आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। शीर्षक क्या है हमारा? तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो। तो इसका पोस्टर बच्चे आप खुद ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्या है? कहाँ गया जी? स्वास्थ्य और योग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता रहा है। कब वाला है? 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। भैया ये अनुच्छेद आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपने क्या क्या महसूस किया, कौन कौन सी ध्वनि सुनाई दी। ख वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए, जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। इसको हम बता सकते हैं आपको। देखो जैसे कि सूचना लिखेंगे हम विद्यालय सूचना पट पर अयोग्य योग दिवस। सभी विद्यालय को यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 7 बजे विद्यालय के मैदान में योगाभ्यास कार्यक्रम होगा। सभी छात्र छात्राएं खेल की ड्रेस पहनकर
योग मैट या चटाई लेकर आए। कार्यक्रम में योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान कराया जाएगा। सभी का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य जी, नीचे फिर अपना जो भी नाम है, ठीक है, को वापस समझाएं। सूचना, विद्यालय सूचना पट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेडलाइन रहेगी, टाइटल रहेगा। सभी विद्यालय को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 7 बजे विद्यालय के मैदान में योगाभ्यास कार्यक्रम होगा। सभी छात्र छात्राएं खेल की ड्रेस पहनकर योग मैट या चटाई लेकर आएं। कार्यक्रम में योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान कराया जाएगा। सभी का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रधानाचार्य जी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सज्जन वृक्ष। सज्जन वृक्ष में क्या है भैया, देखेंगे तो सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। का वाला है, एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसको एक नाम दीजिए और उसे उसका मित्र बनिए, ठीक है। हाँ, उसके बारे में अपनी दैनंदिनी के नियमित रूप से लिखिए भैया। डेली मतलब आपने क्या किया, कैसे वे बड़ा हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, खुद से आप यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल वायु। सॉरी, अपने शब्द के अंदर है शीतल वायु स्पर्श से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखिए। सार्थ, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द और इसका वाक्य प्रयोग लिख लेंगे। शीतल का अर्थ क्या होता है, बताइए शीतल का अर्थ क्या होता है। शीतल का अर्थ होता है ठंडक पहुंचाने वाला, मन को शांति देने वाला। समानार्थी शब्द क्या होता है, ठंडा, मंद, शांतिदायक या प्रशांत। विपरीतार्थक उल्टा शब्द क्या होता है, उष्ण, गर्म, तप्त। वाक्य प्रयोग बनाना है शीतल का। गर्मी में शीतल हवा शरीर और मन को सुकून देती है। हो सकता है, अच्छा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसी प्रकार अपने समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र से एक एक शब्द चुनकर उसके लिए ऐसा ही शब्द चित्र बनाएगा। भैया ऐसे और कोई शब्द देख लो, शब्द का ऐसे कोई और बनाना है, खुद करेंगे। चलो नेक्स्ट है, यात्रा के व्यय की गणना। इस पत्र में अपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पड़ा है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं अपनी मनपसंद कोई जगह जानी है, उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए, उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वाला है, मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपए दिए गए। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। खर्चे की लिस्ट बनानी है, 1000 रुपए में आप कैसे कैसे क्या क्या खर्च करेंगे, खुद से करेंगे। का वाला, मान लीजिए इस यात्रा में एक छोटी सी वस्तु, स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। क्या आप खरीदेंगे और क्यों? सोचिए क्या वे आवश्यक है, बजट कैसे संभालेंगे, फिर खुद करेंगे। चलो नेक्स्ट वी हैव जी यात्रा सबके लिए। कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। जस्ट इमेजिन, आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उपयुक्त चित्र में सबकी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वहां पहुंचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहायता करेंगे। आप टूरिस्ट गाइडर हैं और आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, एक लेडी व्हील चेयर पे है, एक छोटा बच्चा है, बूढ़े लोग हैं, अंधे भी हैं, एक लेडी है जिनके हाथ में एक छोटा सा बेबी है। सबको भैया कैसे ध्यान में रखते हुए कैसे सबको घुमाएंगे, खुद करेंगे। चलो, ये आपके ओन एक्टिविटी के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इनको आप खुद ही करिएगा। ख है,
आपने किसी मित्र के साथ बोले संवाद कीजिए, बिना बोले संवाद कीजिए इशारों में, संकेतों से। अब सोचिए यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या-क्या आवश्यक होगा? क्या-क्या जरूरी होगा भैया जो इंसान सुन नहीं सकता उसके लिए? इशारों से बात करना, है ना? ग है यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन-किन बातों पर ध्यान रखेंगे? खुद ही? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आ जाता है आज की पहेली। ये क्वेश्चन खुद ही करने वाला नहीं है, इसको आपको कराएंगे आपकी रुचि मैम। फाइन, करते हैं फिर। आज की पहेली में क्या है? आज की पहेली में है एक मसाले का नाम। पाठ में से शब्द खोजिए और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। एक मसाले का नाम कौन सा यूज हुआ है इस पाठ में? दालचीनी। कपास से जुड़ा एक शब्द क्या हो सकता है? रुई। जहाँ स्नान होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? घाट। वृक्ष के किसी अंग का नाम बताओ? बता दो, छाल। एक नगर या तीर्थ का नाम? हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान? व्यापार कहाँ होता है जी? बाजार में, तो बाजार। एक नदी का नाम? गंगा। एक पर्वत का नाम? शिवालिक, हिमालय, जो भी आप लेना चाहें। एक धार्मिक ग्रंथ का नाम? भागवत, रामायण, गीता, कुछ भी। ठीक है, ये थी हमारी पहेली आज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास झरोखे से, इसको पढ़ना बनता है, पढ़ लेंगे तो। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में विचार कीजिए। हरिद्वार के मार्ग में, हरिद्वार जा रहे थे तो उसके रास्ते में, हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया। बया एक छोटी चिड़िया है, उसके घोंसले बहुत मिले। ये सूखे बबूल कांटे के वृक्ष में है और एक एक डाल पर लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटके रहते हैं। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं है, इसी से सब चातुर्य प्रकट है। सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृतांत अगले नंबरों में लिखूंगा। सिर्फ ये पढ़ने के लिए था तो पढ़ लिया जी। आफ्टर देन चैप्टर हो गया खत्म। बहुत लॉन्ग चैप्टर हो गया नहीं, एनीवेज समझ तो आया नहीं अच्छे से। बस बच्चे, चैप्टर में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर इस चैप्टर में बच्चे आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी कोई भी डाउट, कमेंट बॉक्स हमारा बना हुआ है ना, वहां पे आप भर भर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मैम, अच्छे से समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।